तो 2024 के लिए क्या कर्नाटक में थर्ड फ्रंट का मंच तैयार होने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। शाम के 6 बज रहे हैं और ठीक अब से कुछ घंटों के बाद ही यानी कल का जब नया सूर्योदय होगा तो स्पष्ट रूप से कर्नाटक में यह कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता का भी एक सूर्य उदय होने वाला है, लेकिन इसकी किरणें, इसकी जो रोशनी है वो क्या उतनी ही तीक्ष्ण होगी जिसकी उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी हुई है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है, जीत ग्रैंड हो जाती है और इस ग्रैंड जीत में सिद्धारमैया की ताजपोशी को ज्यादा ग्रैंड बनाने के लिए 20 मई को 20 पार्टियां यानी वो पार्टियां जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं वो एकजुट होने वाली हैं। शपथ ग्रहण समारोह होगा और विपक्षी एकजुटता की एक बड़ी तस्वीर देश देखेगा। लेकिन जिस विपक्षी एकता की बात बार बार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, क्या संपूर्ण रूप से वो विपक्षी एकता 20 मई को कर्नाटक में नजर आने वाली है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने देश की 19 पार्टियों को आमंत्रण दे दिया है, चाहे बिहार से नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की बात की जाए, महाराष्ट्र से शरद पवार उद्धव ठाकरे की बात की जाए, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की बात की जाए, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके उलट कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको कांग्रेस ने इस वोट टेकिंग सेरेमनी में इनविटेशन नहीं भेजा है और उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है आम आदमी पार्टी, केसीआर और साथ ही साथ जगन मोहन रेड्डी यानी बीआरएस और बीजेडी भी यहां पर नजर नहीं आने वाली है। ममता मायावती से भी दूरी बना ली गई है। ममता बनर्जी को इनविटेशन दिया गया लेकिन ममता बनर्जी ने खुद इस मंच से दूरी बना ली है, वो अपना दूत भेजने वाली है, स्वयं जाने वाली नहीं है। ऐसे में 2024 के लिए जिस थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, जिस विपक्षी एकता की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, क्या उसी विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट रहा है? क्या हवा निकल रही है विपक्षी एकता की? और अगर ऐसा हो रहा है तो यह चुनौती किसके लिए ज्यादा बड़ी हो रही है? 2024 के लिए थर्ड फ्रंट का बनना क्या बीजेपी की राह को आसान करेगा? आज ये तमाम प्रश्न होंगे चर्चा के बीच। कुछ ही देर में जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास अतिथि, कराएंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कहीं ना कहीं अब थर्ड फ्रंट बनने के आसार साफ होते दिख रहे हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया 20 मई को शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता की हुंकार भरने वाली कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को न्योता नहीं भेजा है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस से आमंत्रण मिलने के बाद भी कर्नाटक नहीं जाएंगी। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी मौजूदगी को विपक्षी दलों की एकता के लिए अहम माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की विपक्षी एकता कहीं न कहीं खंड खंड होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को आमंत्रण न भेजने से ये तो साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में डर है कि ये पार्टियां पीएम पद की दावेदारी कर सकती हैं और जिसके चलते कांग्रेस इन सभी पार्टियों से दूरी बनाती नजर आ रही है। बता दें कि कर्नाटक की बम्पर जीत ने कांग्रेस के लिए केवल प्राण फूंकने वाली संजीवनी बूटी का काम ही नहीं किया, बल्कि अब पार्टी 2024 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोगुने जोश से काम करने में भी जुट गई है। पर कांग्रेस बिना विपक्षी एकता के सत्ता पर काबिज हो पाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो केसीआर कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत से कुछ नहीं बदलने वाला है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये जीत बहुत कुछ मायने रखती है। इस जीत के मायने ये है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो रही है। लेकिन जिस दावे का दम कांग्रेस की तरफ से भरा जा रहा है उसमें विपक्षी एकता की एक तस्वीर है, लेकिन उसी विपक्षी एकता में अगर फूट नजर आ रही है तो इस दावे में कितना दम है, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। और इन्हीं प्रश्न का जवाब
देने के लिए और ढूंढने के लिए हमारे साथ आज जो विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, अब कराती हूं उनसे आपका परिचय। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता SN सिंह साहब, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीनियर लीडर हैं आदेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता संतोष चौधरी जी इस पैनल का हिस्सा हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आदेश जी, बड़ा साधारण और सीधा सा प्रश्न करने वाली हूं, क्योंकि ये प्रश्न तो इस वक्त हर घर में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि विपक्षी एकता की एकजुटता की बात कांग्रेस लगातार कर रही है और मोदी को अगर हराना है तो विपक्ष को एक होना होगा, ये नारा लगातार दिया जा रहा है। लेकिन आपने तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो मोदी विरोध में खड़ी हैं, बट उनको तो इनवाइट ही नहीं किया। तो फिर ये कैसी एकता है? कैसे लड़ पाएंगे आप लोग मोदी से फिर, जिनकी बात आप लोग करते हैं लगातार? जीनत जी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अभी आपने देखा कि नॉर्थ इंडिया में हिमाचल में चुनाव हुआ, वहां पे भी बीजेपी हारी। प्रधानमंत्री जी ने कितनी ताकत वहां पे झोंकी थी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका गृह राज्य है। अब कर्नाटका में चुनाव हुआ है, आपने देखा कितनी सीटें हमें मिली हैं और कितनी बड़ी जीत है। ये जीत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये जीत है बेरोजगारी के खिलाफ, ये जीत है महंगाई के खिलाफ, ये जीत है नौजवानों के लिए रोजगार के विरोध में जो है। तो लोग पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त हैं और उसी का ये परिणाम है जो है। और लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि इस देश को अगर कोई चला सकता है, नौजवानों को रोजगार दे सकता है, महंगाई से अगर कोई निजात दिला सकता है, कहीं इन तमाम चीजों की तरफ कोई अगर देखता है तो लोग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देखते हैं और उसी का ये परिणाम है कि हम बारी बारी जीत के आते हैं। नहीं, ये तो आपने जीत की बात कर दी कि भाई आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन इस आशा में आपने ये भी कहा ना कि विपक्षी एकता जरूरी है, तो आपने तो विपक्ष को ही तोड़ दिया, विपक्ष को दो पार्ट में कर दिया है। तो फिर लोग भी तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना, क्योंकि अब तो तीसरी नेशनल पार्टी के रूप में वो आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं और आपने आम आदमी पार्टी को तो इन्वाइट किया ही नहीं। तो आपकी लड़ाई तो दो फ्रंट पर खुल गई है साहब। अब तो आपने खुद ही लोगों को ऑप्शन दे दिया है। लावनी जी, कांग्रेस ने देश को तोड़ा नहीं है, कांग्रेस ने देश को जोड़ा है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब लोग चुनाव लड़ते हैं और सब लोग लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे एकता बनने की बात होगी वहां पे एकता भी बनाएंगे। जो लोग चाहते हैं बेरोजगारी से निपटना, जो लोग चाहते हैं महंगाई से निपटना, जो लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करना, आप बार-बार मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है सर। नहीं, आदेश जी, ठीक है, मुद्दे अपनी तरफ है, मुद्दे को लेकर जनता सब देख रही है, लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न है उसका जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं KCR, क्यों नहीं मायावती, क्यों नहीं नवीन पटनायक, क्यों नहीं इन चेहरों को आमंत्रण दिया गया? क्या वजह है? जीनत जी, मैं लावनी बोल रही हूँ सर, मैं लावनी बोल रही हूँ। आप नाम में थोड़ा कंफ्यूजन में आ रहे हैं। मैं लावनी बोल रही हूँ। देखिए, यही तुष्टिकरण की राजनीति। आपको अब मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती, वैसे मैं लावनी विनीत हूँ, मेरा नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा सर। जी हाँ, बोलिए आदेश जी। लावनी जी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जहाँ पे सहमति बन सकेगी, सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल जो है, जो देश के नौजवान है उनके लिए अच्छे रोजगार उपलब्ध कराएंगे। गैस के सिलेंडर को राजस्थान में 500 रुपए में दे रहे हैं। इन एजेंडों पे हम काम कर रहे हैं। जो इन चीजों में सहयोग करना चाहते हैं वो सब लोग हमारे साथ काम करिए, लेकिन मेरा मुद्दा आज का जो है, या तो आपके पास उसका जवाब नहीं है या आप लोग उस जवाब से बचना चाह रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रही हूं कि आप विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, वो विपक्ष, वो नेता, वो पार्टियां जो नरेंद्र मोदी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी होती हैं, तो फिर तो आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, फिर तो KCR भी खड़े हुए हैं, फिर तो मायावती भी स्टेटमेंट देती रहती हैं, अगेंस्ट में खड़ी हैं। इनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल, मैं संतोष जी आपके पास आना चाहती हूँ। अब देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सहमति बन जाएगी, तो क्या माना जाए कि अभी 20 मई को 20 पार्टियां, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आप लोग भी क्या इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? आपने क्या सोच रखा है? सबसे पहले तो इनको बधाई, जो इन्होंने कांग्रेस जो कर्नाटका में करे हैं, सरकार बनाए, इनको बधाई। और ये सब बातें अभी मेरे ख्याल से हमको तो उचित समय नहीं लग रहा है जिस समय ये सब बात किया जाए। किसको बुलाना नहीं बुलाना इनका अपना फैसला है।
और रही बात देश में हम लोग जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है विकास के ऊपर, यदि विकास नहीं हो रहा है उस बात के विरोध हो रहे हैं। आपने सवाल में बार बार कहा जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर, सरकार में है तो उनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं और उसमें विपक्षी एकता के लिए अभी बहुत सारी पहल होनी बाकी है और समय पे आएगा, होगा, पहल होगा, उसके बाद बातचीत जारी रहेगा। नहीं संतोष जी, एक बात है ना, आपने कहा कि फैसला उनका है, ठीक है, फैसला उनका है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, लेकिन राजनीति में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो फैसले होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, उनके बड़े मायने होते हैं। इस इन्विटेशन में, इस ग्रैंड इवेंट में अगर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल से किनारा किया जा रहा है, तो इसका एक बड़ा संदेश और संकेत है। क्या वो संदेश और संकेत आप समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तस्वीर किसी भी निर्णय को नहीं बदल सकता। आप मानिए ये कार्यक्रम है, इनका सरकारी कार्यक्रम है, कुछ उनके अपने होंगे प्रोटोकॉल या कुछ अपना होगा इच्छा, वो अलग विषय है। कौन सा प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल बिहार में, बिहार से बुला रहे हैं, यूपी से जा रहे हैं, महाराष्ट्र से इन्विटेशन दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दिया जा रहा है। हालांकि ममता दी नहीं पहुंच रही है, वो अपने एक दूत को भेजेंगी जरूर, लेकिन तमाम लोगों को अगर इन्विटेशन दिया जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से दूरी अगर होती है तो उसमें फिर प्रोटोकॉल कहाँ जाता है? क्या आप भी कुछ संभल कर बोलना चाह रहे हैं? आप लोग चाह रहे हैं क्या कि बैकडोर अभी खुला हुआ है क्या? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे? नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो उनका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कैसा? जब तमाम स्टेट से इनविटेशन दिया जा रहा है, कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना, आप इसके मतलब समझा सकते हैं क्या? आप लोग समझ रहे हैं इसके मतलब? निर्णय देखिए, मतलब हम समझाएंगे तो उससे अच्छा तो ये हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं भारद्वाज जी, वो बता पाएंगे। निर्णय उनका है ना, यदि बुलाते और फिर हम नहीं जाते तो फिर हमसे आप सवाल कर सकते हैं। मतलब आप लोग तैयार हैं कांग्रेस के बिना एक थर्ड फ्रंट बनाने के लिए? आप लोग तैयार हैं? आपको एक ऐसा गुट चाहिए जिसमें कांग्रेस नहीं हो, आप इसके लिए तैयार हैं? यानी आप भी अपनी, क्योंकि नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी हो चुकी है, आप ऐसा प्रोजेक्शन करने के लिए तैयार हैं? हम उस विषय पे तैयार हैं जहां पे देश में बेरोजगारी खत्म हो, सरकार बदलना जरूरी है, उसके लिए कांग्रेस के साथ में तैयार है, कांग्रेस से दूर रह के तैयार है, वो सब बात की विषय है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, इस लड़ाई में हम सब साथ में लड़ेंगे। लड़ाई साथ में लड़ेंगे भी, और लड़ाई से पहले की तस्वीरें जो आ रही है, बड़ी आश्चर्य वाली बात लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजय राणा जी मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी एक स्टेटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। बीजेपी क्या सोच रही है? एसएन सिंह साहब, आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है सर। अब यहाँ पर अब मैं क्योंकि आप फोन लाइन पर जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके चेहरे को तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन को भी सुना, आपने कांग्रेस लीडर को भी सुना, दोनों की बातों में एक तरफ तो दोनों मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने दोनों को साथ आने की बात कही तो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सिचुएशन बन रही है वो आसान कर रही है 2024 की राह को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा नहीं है कि कौन बैंड बाजा के साथ बारात जाता है, कौन बिना बैंड बाजा के साथ जाता है। हम तो विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, विकास के कार्य करते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और रही बात अभी हमारे दो मित्रों की लड़ाई का, तो एक कहावत है कि खैर पान खासी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जहां सकल जहां। सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस का कोई है नहीं और कांग्रेस भी किसी का नहीं है। तो हो सकता है कि ये चीजें अभी स्पष्टता से साफ हो रही हो। मुझे लगता है कि जो आप दिखावा कर रहे हैं वो सबको स्पष्ट हो जा रहा है। आपको तो निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, और अगर आप नहीं बुला रहे हैं तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि आपके उनसे अच्छे संबंध नहीं है। अगर अच्छे संबंध होते हैं तो अच्छे कार्यों में लोगों को आमंत्रित करते हैं, और जो ऐसे कार्य होते हैं उसमें स्वतः लोग आते हैं। ये जो परिस्थिति बन रही है, एक तरफ कांग्रेस नित गुट बन रहा है और एक तरफ गैर कांग्रेसी कुछ पार्टियां जो मिलकर गैर कांग्रेसी जो गुट बना रही हैं। क्या ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान बना रही है 2024 को, या मुश्किलें खड़ी कर रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने, दोबारा भी कह रहा हूँ, हम विकास के मुद्दे पर चलेंगे। कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके साथ नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ एकता में ही बहुत सारी विविधता है। पहले भी ममता जी कह चुकी हैं कि हम केजरीवाल जी के
साथ नहीं जाएंगे। केजरीवाल कहेंगे कि जीवन में हम कभी राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाएंगे। राहुल गांधी जी कहेंगे कि हम अखिलेश यादव जी से नहीं मिलेंगे। तो ये छल छद्म की राजनीति चलती रहेगी, ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए। जनता इस तरह के कार्यों को ये लोग करने में माहिर है, करते हैं। जनता जान रही है। कर्नाटक में जो इनको जीत मिली है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने स्वागत किया और बधाई दिया कांग्रेस को कि जनता जनार्दन है, जनता ने आपको स्वीकारा, आप जनता के विकास के लिए कार्य कीजिए। और जो आपस की लड़ाई है, जो स्वयं कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, जो कांग्रेस के संबंधियों की लड़ाई है, उसको समाप्त करिए भाई। आप विकास के कार्य करिए। सब लोग देख रहे हैं कि ठीक है, विकास ही जनता दरअसल मुद्दों को देखती है। ठीक है, जनता मुद्दों को देखती है, लेकिन एसएन सिंह साहब, जनता मुद्दों को देखती है, लेकिन हम इस बात को इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में, अगर मैं गलत होंगी तो संजय जी मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, एसएन सिंह साहब, और पैनल में बैठा हुआ हर एक अतिथि मुझे करेक्ट कर सकता है। 2014 से लेकर 2023 तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 41 चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए और 41 में से 21 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, 12 अन्य क्षेत्रीय दलों ने जीते और 8 कांग्रेस ने। तो अगर टोटल भी कर देते हैं तो एज भारतीय जनता पार्टी को, एसएन सिंह साहब प्रश्न मेरा आपसे ही है, एज भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन वो 20 राज्य, वो 20 माफ कीजिएगा, वो 20 विधानसभा चुनाव जहां पर खास तौर से अगर दूसरी पार्टियां जीत रही हैं तो इसका मतलब गठबंधन के मायने हो रहे थे, जनता उस गठबंधन की तरफ भी ध्यान दे रही थी। तो चुनौती तो आपके लिए है ना साहब, क्या उस चुनौती को आप इंकार कर देंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में चुनौती हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक कहावत है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 3 बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य हम चुनाव में पराजित हो गए थे। उसके बाद भी लोकसभा में सार्थक परिणाम आएगा, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्र का चुनाव होता है, वो विकास का चुनाव होता है। महत्वपूर्ण बात आपने कही, महत्वपूर्ण बात कही, और यही बात मैं आदेश जी आपके पास लेकर आती हूँ और फिर संजय जी आपके पास आ रही हूँ। आदेश जी, 2018 में भी कर्नाटक में ऐसी ही जब जीत हुई थी और जेडीएस से कुमार स्वामी को आप लोगों ने सीएम बनाया था, और वोट टेकिंग सेरेमनी में वो तस्वीरें अगर पैनल दिखा सके, क्योंकि वहां पर भी ऐसी ही विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की गई थी। खुद लगातार सोनिया गांधी आगे बढ़कर अगुवाई करती हुई नजर आई थी, मायावती के साथ उनकी केमिस्ट्री की बड़ी चर्चा हो रही थी। अब उस समय की जो तस्वीरें थी 2018 की, इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब कर्नाटक में चुनाव हुआ था, जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, जेडीएस से कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उस वक्त भी कांग्रेस ने कुछ इसी विपक्षी एकता को, आप देख सकते हैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बड़े चेहरों को यहां पर आमंत्रण दिया गया था। लेकिन 2018 के बाद 2019 का चुनाव और उसके परिणाम कांग्रेस के लिए ठीक नहीं रहे आदेश जी। तो ऐसे में 2023 में ये जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, 2024 में उसका परिणाम क्या आपको लगता है? क्योंकि 18 की इस तस्वीर के बाद 19 की तस्वीरें अच्छी नहीं आई थी कांग्रेस के लिए। आदेश जी। जीनत जी, आदेश जी, आप बार बार मेरा नाम भूल रहे हैं। मैं जीनत नहीं, लावनी हूँ। हाँ, लावनी जी, माफी चाहता हूँ। लावनी जी, अभी एसएन सिंह साहब जो बड़ी चिंता कर रहे थे कि हमने 4-5 मुख्यमंत्रियों को हमारी तरफ से निमंत्रण नहीं किया, लेकिन इनको ये भी देख लेना चाहिए कि कितने गठबंधन इनसे टूट के इनके चले गए हैं। महाराष्ट्र में इनका गठबंधन टूट गया है, पंजाब में इनके अकाली साथी जो इनसे निकल गए हैं, बिहार के अंदर इनके जो साथी थे वो इनसे निकल गए हैं। ये तमाम 100 सीटों पे से ज्यादा का गठबंधन इनका टूट चुका है जो है। बाकी जगहों पे क्या हाल है किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरा जो है, हम प्रयास करेंगे जितने साथी हमारे जुड़ सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सब लोग अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो रखा वो किसी से छुपा हुआ नहीं। 2022 तक मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब भी दे दीजिए ना। 2018 में ऐसी ही विपक्षी एकता थी, लेकिन 2019 में आप लोगों के लिए रिजल्ट क्या आया वो सबने देखा। अब 2023 में आप कोशिश कर रहे हैं उस विपक्षी एकता को दिखाने के लिए, तो क्या 2024 में वैसे ही परिणाम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं आप? जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है, संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए आदेश जी, ठीक है। संजय जी देखिए, अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक मोदी जी को नकार दिया इन राज्यों के अंदर, किस तरह से कितने प्रचार किए, कितना इलेक्शन कमीशन का वायलेशन करते रहे प्रधानमंत्री जी जो है, तमाम सारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बावजूद सरकार बारी बारी जगह जगह ये हार रहे हैं।
इससे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता खत्म होगी है और कहीं ना कहीं इनकी करनी और कतरी चलिए में ठीक है, जो अंतर संजय जी के वो पास लोगों ने आती हूँ। समझ लिया है। सही, ठीक है संजय वो जी, लोगों ने समझ लिया है। संजय जी, मूल प्रश्न यही है कि विपक्षी एकता, और विपक्षी एकता में भी उन विपक्षियों को नहीं आमंत्रण देना जो लगातार एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चा खोल रहे थे, दूसरे स्तर पर कांग्रेस के लिए भी मोर्चा खोल रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो सपना संजो रही है वो सपना पूरा हो पाएगा, और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान कर रही है क्या? संजय जी, आपका पूरा आकलन। गुड इवनिंग लावण्य जी, गुड इवनिंग टू फेलो। देखिए, ऐसी आपने जो पिक्चर दिखाया है गलबैया जो 2018 में हो रही थी, इसमें से जो गलबैया करने वाले नेता थे 80% नेता तो अपना चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, चुनाव जीते नहीं। तो इनकी जो तस्वीर है उसको कोई अच्युत नहीं बनता है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, मैं सिर्फ 1 मिनट अभी वाणी को विराम दूंगा। हमारे मित्र बोल रहे थे कि भाई मोदी जी की जो छवि है वो कम हो गई है, उनकी छवि धूमिल हो गई है, चुनाव नहीं जीत रहा है। उनको 2-3 आंकड़े दे देता हूँ। जब 2018 में जब ये चुनाव, इनके पास वोट परसेंटेज है कर्नाटक में 38.56% थे, और जब लोकसभा चुनाव हुआ था मान्यवर 51.38% बीजेपी को मिला था। जो छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं उसमें 50% वोट लोकसभा में बीजेपी को मिला था, और अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो 69% मिला था। अब ये देखिए, बातें करना औचित्य हो जाता है। नंबर 2, जब बात करते हैं कि चुनाव जीत गए हैं, तो देखिए ऐसा जब आपकी शरीर सैया पे बैठा हो तो बूस्टर अगर सिर्फ दिमाग को लगाया गया हो और आत्मा और शरीर को ना लगाया जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। तो ये चुनाव की बात हो गई। अब क्या आता है मुख्य मुद्दे पे। देखिए, कांग्रेस को इन नेताओं को बुलाने का कारण है। देखिए, केसीआर साहब हो, चाहे वो केरला के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे कोई भी बड़े नेता हो जिनको नहीं बुलाया गया, वो बड़े नेता कहीं ना कहीं कंपीट करते हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दिल्ली में रहिए तो देखिए डायरेक्ट कंपीट करते हैं केजरीवाल साहब, इनको टिकने नहीं देते। आप पंजाब चले जाइए, केजरीवाल साहब इनको टिकने नहीं चाहिए। आप तेलंगाना चले जाइए, बीआरएस इनको टिकने नहीं देते हैं। आप चले जाइए साउथ में चले जाइए तो वहां पे लोग टिकने नहीं देते। वो ऐसे किसी भी नेता को नहीं बुलाए हैं जो रीजनल पार्टी के हो, जिनसे उनका डायरेक्ट मतलब कंपटीशन है या डायरेक्ट चुनाव में उनके सामने लड़ते हैं। वो कुछ नेताओं को बुलाया, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, यहाँ पे इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। बुलाए हैं पश्चिम बंगाल से, जहां की पार्टी खत्म हो चुकी है। तो अपने एनसीपी के अध्यक्ष जी को बुलाए क्योंकि वहां पे कोलिशन चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। आप ये बताइए किस राज्य से बुलाए हैं? उसी राज्य से बुलाए जहां पार्टी खत्म हो चुकी है और किसी तरह अमर बेल बन करके दूसरी पार्टियों के ऊपर अपना जीवन यापन करना चाहती है, अपना नैया पार लगाना चाहती है। ऐसे किसी भी नेता को नहीं बुलाया है, विपक्षी नेता को, जो इनके लिए एक तरह से समस्या खड़ी हो सकता है। इलेक्शन में इनके खिलाफ लड़ते हैं और इनसे अच्छा वोट परसेंटेज पाते हैं। केसीआर साहब इनसे अच्छा पाते हैं, केजरीवाल साहब इनसे अच्छा पाते हैं। तो ये समस्या इनके साथ हो गई है। ये करे तो क्या करे रहा ये गठबंधन। देखिए, प्री पोल अलायंस का कोई मायने नहीं रखता है, कोई गठबंधन का फायदा नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्टी जब तक नहीं होती तब तक फायदा नहीं है। बताइए, कांग्रेस क्या केजरीवाल जी को कितनी सीट देगी? इसका बातें हुई। मायावती ममता बनर्जी कितनी सीट? पोस्ट पोल कुछ भी हो सकता है, प्री पोल तो लावणी जी कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ बातें हैं, ये भ्रमित है, जनता को भ्रमित करने के प्री पोल आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता, जो भी होगा पोस्ट अलायंस हो सकता है। लेकिन संतोष जी, इस पोस्ट अलायंस की बात भी जो कही जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण, मैं दरअसल थोड़ा सा प्रश्न को मैं घुमाकर आपसे पूछूंगी कि संजय जी का कहना है कि प्री अलायंस का कोई वैल्यू नहीं है, पोस्ट अलायंस ही वैल्यूएबल होता है, क्योंकि रिजल्ट जब आ जाता है उसके बाद देखा जाता है कि सरकार में कैसे एंट्री लेनी है। ऐसी परिस्थिति में आज आप लगातार कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं, या कांग्रेस आपको इनवाइट नहीं करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि अलायंस करना पड़े, तो क्या तब भी आप अपने प्रिंसिपल्स पर रहेंगे या फिर उन प्रिंसिपल्स को दरकिनार कर दिया जाएगा? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, जब 13 में सरकार बना और कांग्रेस से हमारी गठबंधन टूट गई, उसके बाद आप मुझे गिनवाइए जो कहां हमने कांग्रेस के साथ चुनाव साथ में लड़ा। और रही बात किसी सरकारी कार्यक्रम में यदि मंच साझा करने को आप साथ कहते हैं, तो एक सरकारी कार्यक्रम होता है जिसमें पीछे बिहार में भी मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया था, उन्होंने कार्यक्रम का हिस्सा बना। बाद में बहुत सारी बातें हुई। अभी कर्नाटका चुनाव के परिणाम का जो दृश्य है, इस समय कुछ भी आकलन लगाना मेरे ख्याल से आप लोग जो कह रहे हैं इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। और रही गई बात 2024 की चुनाव, जो विपक्षी एकता की बातें हैं, वो बात है सिर्फ जो विकास आप देख रहे हैं। यदि विकास हुआ है तो प्रधानमंत्री जी अपनी रैली शुरू कर देंगे और वो फिर चुनाव जीतेंगे।
हम लोकतंत्र, अभी हमारी कांग्रेस के साथी ने अच्छा बात किया, जो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, कौन कौन साथ में लड़ेगी ये निर्णय तो पार्टी, अब इलेक्शन जो पहले घोषणा होगा और पार्टी अच्छे दलों के साथ चुनाव लड़ेगी, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ। नहीं, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपनी रैली शुरू करेंगे और फिर देखिएगा जीत होने लगेगी। मतलब ये तो आप मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी की रैलियों का एक एज मिलता है। मोदी की लोकप्रियता जिस पर आप लोग प्रहार कर रहे हैं उस पर प्रहार करना बेकार है, मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, ये तो मान रहे हैं ना आप? अभी देखिए, अभी वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के पद पे रह करके यदि कहीं जाते हैं और जाते हैं तो प्रधानमंत्री की बात सुन करके लोग भ्रमित हो रहे हैं और लोग पछता रहे हैं। 14 से लेकर के अब तक जिस राज्यों में दोबारा राज्य के चुनाव का परिणाम, अरे साहब, भ्रमित एक बार होंगे ना, भ्रमित 2 बार होंगे, भ्रमित 3 बार होंगे, बार बार थोड़ी होंगे। मैंने तो आपको बताया ना कि 41 में से 21 चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो फिर जनता बार बार भ्रमित थोड़ी होगी। नहीं, दोनों चुनाव को एक साथ मत जोड़िए आप। ये राज्य के अपने एक चुनाव का एक प्रोटोकॉल होता है राज्य। तो ठीक है, तो फिर तो 19 में भी हुआ ना, 14 के बाद 19 में भी जनता कहाँ भ्रमित हुई? आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, लेकिन 19 की तस्वीरें भी आपने देखी होगी ना फिर तो। जी 19 की तस्वीर देखी हम। और हमारी लड़ाई देखिए, आप लोग हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से कर देते हैं, मोदी जी से कर देते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और हम लड़ रहे हैं। आप लोग को लग रहा है आपकी लड़ाई कांग्रेस से है या नहीं है ये बता दीजिए। अच्छा जल्दी से, आपकी लड़ाई कांग्रेस से है या नहीं है ये बता दीजिए जल्दी से। हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से है। नहीं, ये मुझे सीधा जवाब चाहिए। आपने जैसे सीधा बोला ना कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना, तो मैं पूछ रही हूँ सीधा प्रश्न कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और इसके साथ साथ क्या कांग्रेस से है या नहीं है? बताइए संतोष जी। बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा, जहां पे हम साथ में नहीं लड़ेंगे तो वहां पे आमने सामने लड़ेंगे ना। सर ये ना नेताओं की गोलमोल वाली जो बात है ना, ये सीधा यानी कई जो संजय जी कहना चाह रहे थे कि पोस्ट अलायंस ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने एक तरह से बैक गेट खोल रखा है। एसएन सिंह साहब, आप देखिए बड़ी दुविधा हो जाती है आम आदमी पार्टी के लिए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से तो उनकी सीधी लड़ाई है ही, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवा दिए, लेकिन कांग्रेस का नाम लेते ही उनका जवाब जो आया वो आपने भी सुना। एसएन सिंह साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, सोते जागते सपने में भ्रष्टाचार, और सिर्फ आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। 3 लाख से 7 लाख वाला भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। फर्ज का भ्रष्टाचार, गाड़ी का भ्रष्टाचार, दारू का भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, एजुकेशन, सभी चीजों में सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है उसी भ्रष्टाचार के नाते ये समाप्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप देखे होंगे, चाहे पश्चिम बंगाल में चले जाइए 22 सीट लेकर, आरजेडी 0 सीट लेकर, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए 3 सीट लेकर, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे लोग मिलकर 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं। लेकिन चैनल पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी का माला जपने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देश की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, प्रदेश के खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, और जो भी योजनाएं बनाए हैं आदेश जी जल्दी से शॉर्ट कमेंट। ठीक है, आपकी बात कोई आदेश जी के पास लेकर जा रही है, बहुत शॉर्ट कमेंट आदेश जी। लोकप्रियता बहुत मायने रखती है और इसी लोकप्रियता के लिए 2024 में आप लोग की कोशिश है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्शन दिया जाए क्या? हालांकि अब तो स्थिति ऐसी बन नहीं रही है, राहुल गांधी नहीं, क्या प्रियंका गांधी को प्रोजेक्शन देने की बात हो सकती है ऐसी परिस्थिति में? और ये परिस्थिति खास तौर से जहां पर विपक्षी एकता आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वमान्य नेता कौन होगा ये कांग्रेस क्या तय कर पाएगी? क्योंकि सर्वमान्य चेहरा ही जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है और विपक्षी एकता के लिए भी। लावनी जी, आप राहुल गांधी जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की कर्नाटका में जब यात्रा निकली थी तो 21 विधानसभाओं से गुजरे थे और 21 विधानसभाओं में नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि सर्वमान्य वो है या नहीं? आपकी पार्टी अंडर एस्टिमेट कर रही है, दूसरे लोग क्यों अंडर एस्टिमेट करेंगे? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल जी के अंदर आकर्षण का भाव नहीं है। जो है आप कांग्रेस के लोगों को ठीक करिए। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनको राजनीति समझ नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमम सीटें हारे हैं प्रधानमंत्री जो है, तो ये आप
या आप अंदाजा लगा लें कि किसकी लोकप्रियता बढ़ राहुल रही है जो है। गांधी जी यात्रा के बाद आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में दूसरा ठीक है, चलिए हार तो जाते मेरा हैं। वक्त बताएगा चलते चलते लास्ट वार्निंग संजय जी ये बात कर ले लेती हूँ जल्दी से 10 सेकंड में। ठीक है, ऑल फेडेड डाउन केवल संजय जी। ठीक है आदेश जी और संजय साहब आप दोनों की बात सुन ली। देखिए संजय जी महत्वपूर्ण ये है कि बार बार कहा जा रहा है 2023 के जितने भी विधानसभा चुनाव हैं वो लिटमस टेस्ट हो रहे हैं 2024 के लिए। पहले 3 राज्यों की जो हमने पूर्वोत्तर की तस्वीरें देखी, अब साउथ की भी तस्वीरें देख ली, अब हिंदी बेल्ट्स की बारी आने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में 2024 को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? शॉर्ट कमेंट सर संजय जी। 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। कभी भी लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए और विधानसभा का चुनाव कभी लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता है। ये आपका इतिहास, चाहे जब से देश आजाद हुआ तब से उठा के देख लीजिए। मैंने कहता हूँ उस समय विपक्षी पार्टी नहीं थी, 90s उठा के देख लीजिए विपक्षी पार्टी जहां से है उसका समीकरण क्या है। तो कभी भी उसको नहीं देखना चाहिए। और आपके पास आंकड़े हैं, कर्नाटक का आंकड़ा दे दिया मैंने, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दे दिया मैंने, राजस्थान का आंकड़ा दे दूंगा, सब जगह का आंकड़ा दे दूंगा। कहाँ पे आप 42% पाए थे वहां पे 31 पहुंच गए। जो आदमी आपसे कम परसेंटेज पाया था वो 10% ज्यादा चला गया। राणा साहब थोड़े से महंगाई के भी आंकड़े दे दो, थोड़ा सा महिलाएं चलिए अब तो चर्चा होती रहेगी। चुनावी साल है और 2024 भी बहुत खास है। आप सबको आमंत्रण अभी से लगातार दे रही हूँ, आप सबसे बात होती रहेगी। चुनावी साल है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो कर्नाटक की जो परिस्थिति बनी है, कांग्रेस गदगद जरूर है। कांग्रेस कर्नाटक की जीत को 2024 की जीत से जोड़कर देख रही है, लेकिन इन सबके बीच में जिस थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट है, इस थर्ड फ्रंट पे ही अगर उस गुब्बारे में छेद हो रहा हो तो फिर जीत का दम कैसे भरा जा सकता है। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो ये परिस्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी इसका सही रूप में आकलन कर पा रही है? ये परिस्थिति फायदेमंद है या नुकसानदायक है? आगे की तस्वीर क्या कहती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।